तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर सी और इसमें हम देखने वाले हैं हमें कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका होने वाला है बेटा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन सी, तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से आप पूरे फोकस के साथ सेक्शन सी को देखना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 को। इन द गिवन फिगर बोल रखा है, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका ट्राइंगल चैप्टर का, है ना। बोल रखा है डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है भाई, इतना हमने समझ लिया। डीई पैरेलल है बीसी के एंड सीडी पैरेलल है ईएफ के, एंड हमें प्रूव करना है कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी इंटू में एएफ। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। जो हमें गिवन है हम उसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या गिवन है। सबसे पहली चीज हमें ये गिवन है कि डीई जो है वो बेटा पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई पैरेलल है बीसी के, तो हम देख लेते हैं कौन सी डीई साइड है और कौन सी बीई साइड है, बीसी साइड है। ठीक है, डीई आपकी एरी एंड बीसी बेटा आपकी एरी। जब भी ये ध्यान रखना कभी भी दो साइड्स पैरेलल दे रखी हो ट्राइंगल्स में तो हमेशा कौन सी थ्योरम लगती है, आपकी बीपीटी थ्योरम लगती है। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगने वाली है बेटा, आपकी बीपीटी थ्योरम लगने वाली है। तो ध्यान से देखते हैं, जब बीपीटी थ्योरम लगेगी तो हमें क्या चाहिए, देखो एडी चाहिए, एडी हमारी हाफ साइड दिख रही है, और एबी चाहिए, एबी कौन सी है बेटा, हमारी बड़ी साइड। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे बेटा, बड़ी साइड अपॉन में क्या लेंगे, छोटी साइड। बड़ी साइड अपॉन में छोटी साइड क्या हो जाएगा, एबी, एबी अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा आपका, एडी हो जाएगा। ठीक है, एबी अपॉन में एडी हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर भी ये करने वाले, एसी अपॉन में क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। बड़ी साइड अपॉन में क्या हो गया, छोटी साइड। और ये क्यों हुआ है, बाय बीपीटी थ्योरम। किसकी वजह से बेटा, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। क्या बोल रखा है, सीडी जो है बेटा, सीडी जो है बेटा वो किसके पैरेलल है, ईएफ के पैरेलल है ना। सीडी पैरेलल है ईएफ के, तो हम साइड देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी यहाँ पे। सीडी, सीडी बेटा आपकी एरी एंड ईएफ आपकी एरी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्राइंगल दे रखा है। मैं आपको यहाँ पर रफली ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ए डी सी, और यहाँ पर बेटा आपका एफ दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, ई दे रखा है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। सिमिलरली हम भी यहाँ पे क्या करने वाले, बीपीटी थ्योरम का यूज करने वाले। क्या करेंगे, बड़ी साइड अपॉन में छोटी साइड, बड़ी साइड बेटा अपॉन में छोटी साइड, एडी अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, एएफ आ जाएगा, इज इक्वल टू में एसी, एसी अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। सिंपल सी चीज है। ये भी किसकी वजह से हुआ है बेटा, बाय बीपीटी थ्योरम, या हम इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं। क्या नाम है इसका, थेल्स थ्योरम। तो हम इसको थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। अब देखो ठीक है, हमारी ये चीज तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे एंड बेटा इसको क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, एसी अपॉन में ई बेटा इसके इक्वल है और एसी अपॉन में ए इसके भी इक्वल है। समझ रहे हो, ये वाली जो चीज है इसके इक्वल है और ये वाली जो चीज है इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो एलएचएस वाली साइड है वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर देंगे हम, ए बी अपॉन में एडी, ए बी अपॉन में एडी इज इक्वल टू में एडी अपॉन में बेटा एएफ, है ना। यही है। अब सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में ऊपर जाके बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ए बी इंटू में बेटा क्या हो गया, एएफ हो गया, और एडी, एडी की अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडी का स्क्वायर आ जाएगा। और क्या बेटा आप लोगों को यही चाहिए था, यही चाहिए था क्या, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी इंटू में क्या हो गया बेटा, एएफ। सिंपल है, कुछ नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको बीपीटी थ्योरम लगानी थी एंड इनको इक्वल कर देना था और आपका आंसर आ चुका है। समझ आ गई, बहुत छोटी सी चीज है। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमको दे रखा है। ठीक है, इसकी ना मैं आपको छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसकी मैं छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ आपको। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, देखो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 3 दे रखा है, x माइनस 4 दे रखा है, इज इक्वल टू में 34 अपॉन में 33 का स्क्वायर दे रखा है ना। ये चीज दे रखी है, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा x को स्क्वायर, इसके इससे इसके इससे, ये आ गया माइनस का 4x, इसके इससे करोगे माइनस का 3x, और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये आ गया आपका 34 अपॉन में 33 का स्क्वायर, है ना। इतनी चीज तो आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस 7x प्लस का 12, ये बेटा प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या चल गया, 0। अब देखो ये दोनों नंबर है तो इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैम, देखो भाई कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, 33 का स्क्वायर कर देंगे एंड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12, और माइनस का क्या कर देंगे बेटा 33 कर देंगे। 33 का स्क्वायर करो सबसे पहले, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 एंड 3 3 9, ये हो गया 9 9 9 18, और ये हो गया आपका 1089।
ठीक है 1089 होगी, अभी आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी है। ये आ जाएगा 1089 इंटू में 12, 9 2 18 हो जाएगा और 8 2 16 और 17, ये आ गया 1 2 1 2, ठीक है 9 8 और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो चुका है आपका 1। ये आ गया बेटा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 16, ये हो गया आपका 8 9 1 10, ये हो गया आपका 3068, ठीक है। एंड माइनस भी करना है बेटा किससे, 34 से, तो 34 से माइनस भी कर दो। ये आ गया आपका 4, ये आ गया बेटा आपका 3, ये आ चुका है आपका 3034, ठीक है। सॉल्व करके ये आ चुका है बेटा आपका कितना 3034 अपॉन में 33 का स्क्वायर एज इट इज रहना, ठीक है। इजी क्वेश्चन बेटा ये चल रहा है, क्लियर है, इतनी बात समझ आएगी आप सभी लोगों को। अब देखो छोटी से मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। अब आप लोग क्या करोगे, इसके बाद सीधा सीधा एलसीएम लोगे, फिर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, फिर आप उसके रूट्स निकालोगे, तो बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े तो नंबर है ये, ठीक है, तो आपका इसी चीज में टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक चीज बताने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक कैसे कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखना। माइनस का 7x से बेटा क्या मैं इसको 98 इंटू में 133 लिख सकती हूँ, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 33 का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो इस तरह से, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 98 इंटू में क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको 133 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, 133 लिख दिया। अब 33 का स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है, बस हमने क्या करा यहाँ पे 3034 को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, कैसे 98 इंटू में 133, क्लियर हो गई इतनी बात। अब मैं इसको भी थोड़ा सा ब्रेक करने वाली हूँ, किसकी फॉर्म में, 33 की फॉर्म में। अगर आप 33 की 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आता है, 33 की किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, 7 से। ये आ जाएगा आपका 7 या 21, ठीक है, ये आ जाएगा 7 3 21 21 22 23, ये आ गया आपका 231, ठीक है। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 231x अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा आपका 33, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा आपको, जब आप काटोगे तो 7 ही आएगा आपका, है ना। और जो चल रहा है यहाँ पे इसको चलने दो, सिंपल सी चीज है, बस मैंने क्या करा है बेटा, इसको ब्रेक कर दिया। किसकी फॉर्म में ब्रेक कर दिया मैम, ये आपका ब्रेक कर दिया मैंने 33 की फॉर्म में, ठीक है। अभी समझते रहो, फिर अभी हम प्रोसेस करेंगे ना, सब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। अभी और देखो, अब हम 231 को भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं मैम, देखो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 98 प्लस का बेटा 133 अपॉन में कितना चल रहा है 33 और इंटू में क्या चल रहा है x, यहाँ पे आ गया 98 इंटू में 133 और अपॉन में 33 का स्क्वायर। जब आप इसको प्लस करोगे सेम वही चीज आपकी क्या आ जाएगी, 231 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब इसको माइनस को अंदर ले जाओ, ये आ जाएगा आपका माइनस का 90 इस तरह से, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 33, ये एज इट इज चलने दो जो चल रहा है, ठीक भाई। 33 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे पेयर बनाने वाली हूँ, इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का पेयर। यहाँ पे देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x माइनस 98 अपॉन में 33। यहाँ देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है माइनस का 133 अपॉन में 33। जब माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस वाला बेटा क्या हो गया, प्लस का हो गया, प्लस वाला बेटा कितना हो गया, माइनस का। 98 बचा और एक 33 बाहर निकाले तो एक 33 यहाँ पे बच गया। अब ध्यान से देखो, क्या बेटा ये आपके दोनों सेम नंबर आ चुके। आप क्या करोगे, इनको एक साथ ले लो, x माइनस का 133 अपॉन में 33 एंड इसमें से एक कॉमन निकाल लो, x माइनस 98 अपॉन में 33। आप क्या करेंगे बेटा, जीरो के इक्वल, क्या करेंगे, जीरो के इक्वल। सिंपल आपकी वैल्यूज आ चुकी है, x को ये जीरो के इक्वल करोगे तो ये माइनस का उधर आके बेटा कितना आ जाएगा, प्लस का। एक वैल्यू आपकी आ चुकी है और दूसरी वैल्यू बेटा आपकी आ चुकी है 98 अपॉन में 33। सिंपल सी चीज है ना। तो अगर आपको दोनों मेथड आपके लिए इजी है, आप इसको सॉल्व करके वाला मेथड भी लगा सकते हो और आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हो। बस बच्चों को ये कंफ्यूजन रहेगी, मैम हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें इसकी फॉर्म में तोड़ना है। तो बेटा आपको क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि 7 को हम क्या करें ऐसा कि इन दोनों की नंबर में भी हम फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है छोटी मोटी, ये आपको देखनी पड़ती है कि किस तरह से आपको क्या चीज लगानी है। क्लियर हो गई बात। चलो भाई अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका आंसर यही आ रहा है, 98 अपॉन में 33 एंड 133 अपॉन में 33। क्लियर। चलो अब आ जाते हैं बेटा, ये है हमारा कौन से चैप्टर से, 9 चैप्टर से, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बढ़िया सा क्वेश्चन है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। देखो भाई यहाँ पे एक मैन स्टैंड कर रहा है,
और वो क्या देख रहा है, आपका ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ट्री के उससे और अपोजिट बैंक के 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है बेटा आपका 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। अब बोल रखा है आगे व्हेन ही मूव्स 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, अब वो क्या करता है, इस बैंक से 50 मीटर अवे और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो फिर वो कितना एंगल बनाता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। क्लियर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बेटा कितनी है आपकी 50 मीटर है। और हमसे क्या बोल रखा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी हाँ, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विद 30 डिग्री, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर। ये बेटा आपकी क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर है। ये बैंक ऑफ रिवर से आगे गया, कितना गया, 50 मीटर गया। तो हमें सिंपली क्या बताना है, इसकी विड्थ बतानी है। क्या बताना है, मान लेते हैं ये एक्स है आपका, हमें x की वैल्यू बतानी है और ना हमें हाइट दी गई है, तो हम इसको हाइट को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है। हमसे नेक्स्ट पार्ट में हाइट ऑफ द ट्री बोला गया, a b c एंड d। सिंपल चीज, हमें x की वैल्यू पूछी गई है एंड h की वैल्यू पूछे। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड इस डायग्राम को देखो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ABC है और एक क्या है बेटा ADB है। तो हम दोनों ही ट्राइंगल को यहाँ पे लेने वाले हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ACB, ABC बोल लो या ACB बोल लो, बात एक है, ठीक है। हमारे पास दो ही साइड है, हाइपोटेन्यूज का हमें कुछ काम नहीं है, हमें परपेंडिकुलर काम है एंड बेस का काम है। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है बेटा वो क्या होता है, आपका हो जाता है tan और थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा h अपॉन में x। क्लियर हो गई 3 बार। tan 60 की वैल्यू आप सभी लोगों को मालूम होगी। √3 डिवाइड में बेटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये आ चुकी है आपकी h की वैल्यू। पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड ट्राइंगल लेते हैं। सेकंड ट्राइंगल मैम कौन सा है आपका, है बेटा कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB। इन ट्राइंगल ADB, ठीक है। ये पूरी की पूरी ध्यान रखना, ये आपकी क्या है, इसकी बेस है, ये पूरी पूरी आपकी बेस है एंड दिस इज योर हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1030 h अपॉन में 50 प्लस x। क्लियर हो गई बेटा। ये 1030 हमें पता है 1 अपॉन में √3 हो जाता है। इधर उधर करके हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ये ऊपर चला जाएगा 50 प्लस x आ जाएगा, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा तो √3h आ जाएगा। अब हमें बेटा ध्यान रखो, h की वैल्यू हमें मालूम है ये है, तो हम क्या करते हैं h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 50 प्लस x और ये आ जाएगा बेटा आपका √3 इंटू में h की वैल्यू क्या है, √3 इंटू में x, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है √3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, क्या है ना, इतनी बात तो आपको पता है। एक प्लस का x से जब उधर जाएगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x माइनस x, ये आ गया आपका 2x। 2 से 50 को काटोगे तो बेटा आपकी x जो है, या हम उसको कह सकते हैं विड्थ ऑफ द रिवर। क्या कह सकते हैं बेटा, आपको विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो कितनी आ चुकी है आपकी 25 क्या आ चुकी है, मीटर आ चुकी है, ठीक है। यूनिट लिखना भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात। हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले तो आपको फिगर इंपॉर्टेंट है बनाना। अगर फिगर ढंग की बनी, मतलब अच्छी सही बनी है, तो आपका क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी फिगर बन जाए आराम से, तो आपके पास जितने भी ट्राइंगल होते हैं उनकी हेल्प से आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, अब बारी आती है बेटा इसके सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट तो इजी है, हमसे वो क्या बोल रखा है, h की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी, h की। हमारे पास बेटा x आ चुका है, x आ चुका है, तो हम क्या कर देते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं √3 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 25। तो ये आ चुकी है आपकी 25 √3 मीटर, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कि √3 की वैल्यू रखनी है 1.373 तो आप रख देना, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना। क्लियर है। तो ये दोनों पार्ट हमारे यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। ये आपका है सेकेंड पार्ट। क्लियर है बेटा। चलो इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 25 आ चुकी है एंड इन्होंने 1.73 रख रखी है इसकी वैल्यू, तो आप भी रख देना, अदरवाइज अगर नहीं रखना है तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड बोल रखा है राम स्टार्टेड वर्क इन ईयर 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एक राम नाम का बंदा है और उसने ना 1995 में काम करना स्टार्ट करा, जिसकी जो एनुअल सैलरी थी वो कितनी थी, 5000 रुपए। एंड रिसीव्ड 200 रेज ईच ईयर। अब उसको क्या होता था, हर साल, मतलब 1995 में उसके 5000 थे, तो 1996 में उसके 200 रुपए बढ़ के 5200 हो गए। हर ईयर क्या होता था, ऐसे उसके 200 रुपए बढ़ते जाते थे। मतलब 5000 हुई, फिर 5200 हो गई, फिर बेटा कितनी हो गई, 5400 हो गई। ऐसे ऐसे चलते जाते फिर बोला गया इन व्हाट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच 7000। हमें बताना है ऐसे 200 बढ़ते बढ़ते उसकी 7000 कब कितने ईयर में उसकी सैलरी हो चुकी है, ठीक है। हमें बताना कौन से ईयर में हुई।
अब क्या करना है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए। तो आपके पास ए तो है, ए है आपके पास 5000 है। अगर मैं आपसे डी की बात करूं तो A2 माइनस क्या होता है बेटा, A1 हो जाता है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 200 रुपए। डी आपका बेटा क्या आ गया, 200 आ गया। एंड अगर मैं बात करूं लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म भी आपको गिवन है। कितनी गिवन है बेटा, 7000। ए भी आ चुका है आपके पास। अब सीधा सीधा आपको एन निकालना है, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म वाला आप फॉर्मूला लगा देंगे। nth टर्म का फॉर्मूला सभी को मालूम होगा, an इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1d। an आप सभी लोगों को पता है 7000 है, और a भी आप सभी लोगों को पता है 5000 है। n हमें मालूम नहीं है, और d है बेटा आपका 200। क्लियर हो गई थी बात। ये प्लस का 5000 इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 5000 इक्वल में n माइनस 1 बेटा क्या चल रहा है, 200 चल रहा है। माइनस करोगे तो 2000 आ गया। 200 मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा डिवाइड में 200 से 200 गया, 2 से ये गया, ये आ गया 10, ये आ गया 10। माइनस का 1 है बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 11 आ गई। मतलब 11 साल बाद उसकी जो सैलरी है बेटा वो कितनी हो जाएगी आपकी, 7000 हो जाएगी। क्लियर है, चलो ये हो चुका है आपका खत्म। ठीक है, देख लेते हैं, आप आंसर चेक कर लेते हैं। कितने साल बाद बेटा, 11 साल बाद। तो आपके पास कौन सा ईयर दे रखा था, 1995 दे रखा था, है ना। 1995 हमें बताना कौन से ईयर में हुई, हमें ये नहीं बताना कितने साल बाद हुई, हमें बताना कौन से ईयर में। तो आप क्या करेंगे, 1995 में 11 साल और जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आ रहा है बेटा आपका 2005 में उसकी जो सैलरी है वो बेटा कितनी हो चुकी है, 7000 हो चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बता, हमें ये नहीं बताना था कि कितने साल बाद बढ़ी, हमें बताना था कौन से ईयर में उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ना है। चलो भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सिंपल सी चीज है, बहुत इजी सी चीज है। ऐसे क्वेश्चंस में देखो हमें क्या करना है, 12/5 दे रखा है, हमें चाहिए साइन, है ना, साइन चाहिए। तो साइन के लिए आप सभी लोगों को पता है P अपॉन में H की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है बेटा, ये आपका क्या है, P अपॉन में B दे रखा है। तो आपको निकालना पड़ेगा H। क्या निकालना पड़ेगा, H। तो अब H कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। सिंपल, आप तो इसी को ट्रिपलेट देखो बता सकते हो कि H कितना आएगा हमारा, 13 आ जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इन केस में। ठीक है, अगर मान लो आपका क्या होता है, MCQ होता है, तो आप डायरेक्टली उसे कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें मालूम है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में बेटा क्या हो जाता है b का स्क्वायर। h हमें पता नहीं है, p हमें पता है 12 का स्क्वायर, b हमें मालूम है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और इज इक्वल टू बेटा क्या चल रहा है, h का स्क्वायर। जब प्लस करोगे तो 169, स्क्वायर उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और हमें पता है 169 जो है किसका रूट होता है, 13 का होता है मैम। तो हमारे पास h आ चुका है, h आ चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या कर देंगे, वैल्यूज को पुट, 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा आप सभी लोगों को मालूम है, क्या मालूम है, P अपॉन में क्या होता है, H होता है। P है बेटा हमारा 12 अपॉन में 13 अपॉन में 1 माइनस 12 अपॉन में क्या हो जाएगा, 13। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ मैम कर सकते हैं। तो बहुत इजी चीज है, ये आ जाएगा 13 प्लस 12 अपॉन में 13 माइनस 12। अब देखो कुछ कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है क्या, 13 से 13 चला गया, 13 और 12 बेटा हो जाएंगे 25, 13 में से 12 गए, क्या आ गया आपका वैल्यू, कितनी आ गई भाई, 25। इसका आंसर आ चुका है। सिंपल सी चीज है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलने वाले पेपर में। तो ये जो सैंपल पेपर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और अगर ऐसे ही और भी ज्यादा आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, तो इस बुक में आपके लिए 15 सैंपल पेपर दे रखे हैं। अगर आपने वो सब कर लिया ना, तो मैं गारंटी देती हूँ यहीं पे कि आपके 95 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आपने 15 सैंपल पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए तो। हर चीज का लेवल दे रखा है, पहले इजी दे रखे हैं आपके, फिर थोड़े से हार्ड दे रखे हैं, फिर उससे थोड़े से हार्ड दे रखे। ठीक है, तो इन 15 सैंपल पेपर को सॉल्व कर लो, तो आपकी लाइफ में ना बड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे 10th क्लास में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड 31st क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये भी हर बार पेपर में पूछा ही जाता है इस तरह का सवाल। बस वैल्यूज चेंज आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन पूछा जाता है। बोल रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, जो कि आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है।
है ना। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, हमें फाइंड द रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करना है मतलब जहां पर भी रेशियो वर्ड आ जाए हमें मालूम है कौन सा फॉर्मूला लेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है, P हमें दे रखा है x, 2 एंड बोल रखा है डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, अच्छा ये जो है डिवाइड कर रहा है किस पॉइंट को, A जो दे रखा है आपका 12/5 दे रखा है एंड B आपका दे रखा है 4, माइनस, एंड ये जो है डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में जो कि हमें रेशियो दे नहीं रखा और बोल रखा है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है P पॉइंट। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो रेशियो फाइंड करना है, उसके बाद आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो दोनों चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब भी ध्यान रखना, कभी भी बेटा रेशियो जब नहीं दिए जाते तो हम क्या मान के चल लेते हैं, हम मान के चल लेते हैं k रेशियो 1। तो यही करने वाले हैं हम यहाँ पर भी, जब भी आपको रेशियो ना दे रखे हो तो आप मान लेंगे क्या, k रेशियो 1, है ना। k रेशियो 1 मान लिया। अब बेटा देखो ये आपका x1 है, ये बेटा आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, और ये हमें पता है रेशियो क्या होते हैं, m रेशियो n हो जाता है। सिंपल सी चीज है, वैल्यूज पुट करेंगे एंड योर आंसर आ जाएगा। अब p जो है बेटा उसके कोऑर्डिनेट दे रखे x, 2, हमें फॉर्मूला तो मालूम है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सॉल्यूशन भी गलत हो जाता है बाय चांस तो आपके फॉर्मूले में कुछ मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखना भी आपके सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अब वैल्यूज को पुट कर दे जाते हैं एंड हमारा आंसर आता जाएगा। m कितना है बेटा, k है, x2 आपका कितना है 4 है एंड n कितना है बेटा आपका 1 है और x1 आपका है 12, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका k + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यूज पुट करते जाते हैं। m कितना है बेटा आपका k है, y2 आपका -3 है एंड प्लस में n आपका 1 है और y1 है बेटा आपका 5, अपॉन में क्या आ जाएगा k + 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं एंड आपका आंसर आ जाएगा। चलो आ जाओ, देखो भाई वो तो ऐसे ही रहेगा, वो तो ऐसे ही रहने वाला है। क्या आ जाएगा x, 2, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4k, 12 1 = 12 और ये आ जाएगा k + 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका -3k और प्लस का 5 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा k + 1। अब हमें पता है कभी भी दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाता है, y कोऑर्डिनेट के। तो यही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं कि x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल कर दो, y कोऑर्डिनेट को y के। सबसे पहले मैं अगर x को इक्वल करती हूँ तो आपके पास इस तरह से कुछ नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वल करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -3k + 5 अपॉन में k + 1। देखो यहाँ पर तो दोनों चीजें नोन है, ना हमें x पता ना हमें k पता, लेकिन अगर हम y वाले कोऑर्डिनेट को देखें तो वहां से हम आराम से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पहले किसको लेते हैं बेटा, हम ले लेते हैं पहले y वाले को, ठीक है। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2k, 2 1 = 2, यहाँ पर आ जाएगा -3k और प्लस का 5, k वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। ये -3k है, इधर आके +3k हो जाएगा, ये +2 है बेटा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5k और ये हो गया 3 की 5 मल्टीप्लाई में बेटा नीचे आके डिवाइड। तो हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालनी है बेटा क्या, हमें निकालनी है x। तो हम क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे। आ जाओ भाई पुट कर दो, यहीं पे पुट कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आ जाएगा आपका k क्या है बेटा आपका 3/5 है, प्लस का क्या है 12 है, अपॉन में k + 1 मतलब 3/5 प्लस में क्या है 1। सॉल्व कर देंगे इसमें, चलो भाई सॉल्व कर देते हैं, इजी है। 4 3 = 12 आ जाएगा, 12/5 और प्लस में 12 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 5 और 5 और 3 8, ठीक है। मैंने एलसीएम ले दिया है। चलो भाई आगे कर लेते हैं उसको सॉल्व। क्या बोल रखा है आपका, जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से, आपका दे रखा है 12/5 + 12 अपॉन में 3/5 + 1, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये आ गया 5, 12 + 5 इंटू में 12, ये आ जाएगा 5 1 = 5, 3 1 = 3, 5 1 = 5, 5 से बेटा 5 चला गया, ये आ जाएगा आपका 60 + 12, ये आ जाएगा 72 अपॉन में 8। जब काटोगे तो बेटा आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, और आपका बेटा रेशियो कितना आया है, k की वैल्यू कितनी आई थी 3 अपॉन में 5 और रेशियो k रेशियो 1 होता है आपका। देखो x की वैल्यू तो आ गई, अब मैं रेशियो की बात कर रही हूँ। रेशियो कितना है बेटा आपका, बहुत ध्यान सुना, k रेशियो 1 है, ठीक है। k रेशियो 1 है, k रेशियो 1 होता है, k रेशियो 1 होता है। तो आपका k कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 3/5 दे रखा है, रेशियो 1 है, 5 ऊपर जाएगा तो बेटा आपका रेशियो जो है वो कितना आ गया 3/1 और x की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई है 9।
तो दोनों ही आंसर आपके आ चुके हैं। हमेशा ध्यान रखना जब भी के की वैल्यू निकाल के इसमें जरूर पुट करना है, इतना मत छोड़ देना, रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को, जब भी ऐसा काम हो ना कि हमें के की वैल्यू भी निकालनी है और एक्स भी निकालना है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दो। लेकिन जब हमें सिर्फ रेशियो निकालने होते हैं तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को भी इक्वल कर दोगे तो काम चल जाता है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट उस पे, और ये होता है बेटा आपका सेक्शन नंबर सी खत्म। अब बारी है बेटा आपके सेक्शन नंबर डी की, जिसमें आपको दिखने वाले हैं कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन होने वाला है आपका 5 नंबर का। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो है इस सेक्शन में ही सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, उनसे सॉल्व ही नहीं हो पाते। तो हम यहाँ पर देखने वाले किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे सेक्शन डी से। आ जाओ पहला क्वेश्चन जो कि आपका ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच ट्राइंगल AB पैरेलल है DC के, और ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। बोल रखा है ट्रेपीजियम है आप सभी के पास, ये आपके पास ट्रेपीजियम दे रखा है, ठीक है, जिसमें बोल रखा है AB जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, DC के, ठीक है। AB जो है वो पैरेलल है DC के, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। किस पे इंटरसेक्ट करी बेटा, ईच अदर एट पॉइंट O पे, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है वो हम देख लेते हैं। प्रूफ हमें ये करना है, शो हमें ये करना है कि AO अपॉन में बेटा BO है और इज इक्वल टू में CO अपॉन में DO है, ये हमें शो करना है। मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, आ जाओ। हमें शो करना है, हर एक चीज आपको लिख के आनी है पेपर में। शो दैट AO अपॉन में BO इज इक्वल टू में CO अपॉन में DO। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे ना मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन करने वाली, क्या करने वाली बेटा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगी मैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाली। यहाँ पे बेटा मैंने क्या करी, लाइन ड्रॉ करी जो है आपकी EF, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि है आपकी EF। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं इन ट्राइंगल, प्रूफ करने वाले हम यहाँ पे, ठीक है। इन ट्राइंगल में कौन से ट्राइंगल की बात करूंगी, सबसे पहले बेटा ADC, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ना मैंने इस प्रकार करी है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन जॉइन EF, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, EF को ज्वाइन कर दिया है, एक लाइन खींच दी है जो कि किसको काटती हुई जा रही है, O पॉइंट को। और इस तरह से मैंने ये ड्रॉ करी है कि जो हमारी EO जो है, EO जो लाइन है वो जो है बेटा, या हम बोल सकते हैं EF जो लाइन है, कौन सी लाइन बेटा, EF जो लाइन है वो बेटा पैरेलल किसके है, आपके DC के है, एंड पैरेलल बेटा आपके किसके है, AB के भी, ठीक है। EF जो लाइन है वो पैरेलल DC के भी और AB के भी, इस तरह से हमने ड्रॉ करी है। अब जब हमने ड्रॉ कर दी है तो हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे, हमें पता है इन ट्राइंगल, मैं कौन सी ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ADC ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC, बहुत ध्यान सुनो, इन ट्राइंगल ADC की बात करी। अब ये वाला आपका ट्राइंगल है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। हमें मालूम है बेटा ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के पैरेलल है। अगर मान लो, क्यों है ये भी बता रही हूँ, अगर मान लो पूरी लाइन है वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, ड्रॉ करके बताती हूँ, बहुत आसान है। ये DC दे रखा है, ये EF दे रखा है, यहाँ पे O पॉइंट है। अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो मतलब बेटा ये हाफ लाइन भी तो इस लाइन के पैरेलल होगी, पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बहुत ध्यान सुनो, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो आपके पास ये वाली जो लाइन है ये इसके भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। सिंपल सी, अगर पूरी लाइन पैरेलल होती है तो वो हाफ लाइन में पैरेलल हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्लियर? अब जैसे कि मैंने बोला पूरी लाइन पैरेलल है तो हाफ लाइन में पैरेलल हो जाएगी, तो हम कह देंगे यहाँ पे कि EO जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, DC के, ठीक है। अब पैरेलल वाला सीन आ गया तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कौन सी थ्योरम, बेपिटी थ्योरम, जो कि मैं आपको साइड में ट्राइंगल बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल बेटा कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। यहाँ पे EO आ गया और यहाँ पे आ गया DC, समझे? ठीक है, इस तरह से। अब ये ट्राइंगल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो हम क्या लगा सकते हैं, बीपीटी थ्योरम। हम कह सकते हैं कि DE अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, EA, ठीक है, ठीक है। और बोल सकते हैं हम कि OC या CO, जो भी बोलो, CO अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। क्लियर होगा इतनी बात? ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगा दी, बाय बीपीटी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल बेटा हम कौन सा लेने वाले, अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल। कौन सा वाला मैम, ये वाला, देखो भाई ये वाला इन ट्राइंगल ADB। कौन सा ट्राइंगल बेटा, ADB ट्राइंगल की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। ठीक है, क्या मैं आपके लिए रफली ड्रॉ कर दूं, ये देखो A यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है बेटा B है, और यहाँ पर एक लाइन जा रही है जो कि आपकी क्या है EO है।
अब एक बात होता, फिर से वही बात आ गई, अगर ये पैरेलल है AB के तो क्या उसकी हाफ लाइन भी उसके पैरेलल हो जाएगी? तो EO जो है वो किसके पैरेलल हो गई बेटा? AB के पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई है तो क्या बेटा हम कह सकते हैं कि हमारी बीपीटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि DE अपॉन में क्या हो जाएगा? EA हो जाएगा, और इज इक्वल टू बेटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? DE, DO अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा? B हो जाएगा। कैसे होगा मैम? बाय बीपीटी थ्योरम से। सिंपल सी चीज थी, है ना। हमने दो ट्राइंगल्स लिए और दोनों ट्राइंगल की साइड्स को पैरेलल करी, पैरेलल करके हमने क्या लगा दी? बीपीटी थ्योरम लगा दी। अब ये सब मैम हम कर क्यों रहे हैं? देखो ये पहली है और ये बेटा आपकी क्या है? दूसरी है। तो फिर से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ध्यान से देखो, DE अपॉन में AE बेटा किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। एंड DE अपॉन में AE बेटा किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो क्या हमारी RHS वाली चीज भी क्या इक्वल हो जाएगी? अगर LHS इक्वल है तो RHS भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो हम यही काम करेंगे। क्या करेंगे मैम? हम RHS को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं CO अपॉन में AO इज इक्वल टू में DO अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा? BO। क्या आप लोगों का आंसर आ चुका है? देखना जरा, देखो देखो आपको क्या चाहिए? CO अपॉन में DO चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे आगे पीछे हमें करना है। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा? डिवाइड में, और ये डिवाइड में ऊपर जाके बेटा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब देखो यार ध्यान से, क्या हमें जो चाहिए था वो ये आ चुका है? CO अपॉन में DO, AO अपॉन में BO आ गया। सिंपल है, हैंस प्रूव्ड। देखो भाई दोबारा से एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या क्या हमने यहाँ पे सीन करा है। देखो सबसे पहले हमने एक ट्रेपीजियम बनाया। ट्रेपीजियम करने के बाद हमने सिर्फ एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है। हमेशा आपको यही काम करना है जब भी आपका ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करी, ठीक है, ज्वाइन करती इनको, और ये जो पैरेलल थी DC के भी थी, AB के भी थी। जब छोटी बड़ी लाइन पैरेलल होगी तो छोटी लाइन भी ऑब्वियसली बात है पैरेलल होगी। तो हमने दो ट्राइंगल लिए जिसमें ये साइड्स आ रही थी। कौन सी साइड आ रही थी? AO अपॉन में B और CO अपॉन में D। ऐसे हमने ट्राइंगल्स लिए, ठीक है। अब ट्राइंगल्स लेने के बाद बीपीटी थ्योरम लगाए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का, और आपका आंसर आ चुका है। समझ आ गई? चलो भाई इसी बात पे हम आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ये तो आप सभी लोगों को आता होगा, लेकिन यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि और एंड में क्या डिफरेंस होता है मैम, और में क्या करें एंड में क्या करें अगर ऐसा वर्ड आ जाए तो। देखो मैं सारी कंफ्यूजन यहाँ पे आपके दूर करने वाली हूँ आज इस क्वेश्चन में। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला गया और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी बतानी है? 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। और का मतलब है दोनों वाला, इसका भी और इसका भी। मतलब जो 5 ऑफ अ हार्ट, 5 ऑफ अ हार्ट का मतलब है जो 5वां कार्ड, मतलब 5 नंबर वाला कार्ड होता है ना हार्ट का और डायमंड का, वो हमें लेना है। तो 5 नंबर वाला कार्ड सिर्फ एक होता है हार्ट में, और डायमंड में बेटा कितना होता है? एक ही होता है। तो हमारे पास पहले की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 5 ऑफ हार्ट एंड और डायमंड, तो क्या होगा? हमारे पास दो ही होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन गई 2 अपॉन में 52। जब काट दोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 26। और का मतलब है दोनों चीजें लेंगे, इसकी भी और इसकी। क्लियर? अब नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या बोल रखा है? जैक और क्वीन। जैक और क्वीन, इसमें भी बेटा दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैक की भी और क्वीन की भी। जैक बेटा हमारे पास कितने होते हैं? सब में 4 होते हैं, और क्वीन में बेटा कितनी होती है? 4 ही होती है। 4 और 4 बेटा कितने हो गए? 8 हो गए। 8 अपॉन में कितना आ गया? 52 आ गया। काट पीट देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? 4 जैक पता है ना आपको, हार्ट में भी होते हैं, डायमंड भी होते हैं, स्पेड में भी होते हैं, और क्लब में भी होते हैं। 4 4 4 ऐसी क्वीन भी चारों में ही होती है। तो इसलिए 4 और 4 बेटा कितने हो गए? 8 हो गए। अगर बात करें थर्ड की, अब यहाँ पे आता है एंड का वर्ड। एंड मतलब जो चीज कॉमन हो। बोल रखा है एस एंड किंग। एस और किंग में क्या चीज कॉमन होती है? नहीं होती। एस अलग कार्ड है, किंग अलग कार्ड है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो बेटा क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। एस एक अलग कार्ड है एंड किंग अलग कार्ड है ना। तो इसलिए इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 अपॉन में 52, मतलब क्या हो जाएगा? आपका 0 आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फोर्थ वाले पार्ट की, तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोल रखा है बेटा? रेड और अ किंग। रेड और अ किंग, तो बेटा दोनों में जो कॉमन है वो कार्ड ऐसा होना चाहिए जो रेड भी हो और किंग भी हो। तो मतलब रेड कार्ड कितने होते हैं आपके? 13 13, ठीक है, तो 26 हो गए। 26 और किंग आपके पास बेटा कितने होते हैं? ये तो 26 हो गए। 26 में बेटा 2 किंग भी इंक्लूड हो गए, तो उसके अलावा 2 किंग कितने बचे आपके पास? 2 बचे, और ये हो चुके आपके 28 अपॉन में। देखो समझो, आप सभी लोगों को पता है, बहुत ध्यान समझाती हूँ।
आपके पास पता है 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है आपके पास डायमंड होता है, ठीक है, पूरा पूरा लिख रही मैं, क्या हो रहा है, डायमंड होता है, क्लब होता है, ठीक है, और स्पेड होता है, ठीक है, और क्या होता है बेटा आपके पास, ये होता है आपका हार्ट, ठीक है, जिसमें आपके रेड होते हैं 13 कार्ड्स, ठीक है, इसको हट, जिसमें आपके बेटा क्या होते हैं 13 कार्ड्स, ठीक है, ये समझा दिया मैंने, 13 और 13, ठीक है, ये भी रेड होते हैं और ये भी रेड होते हैं, 13 सब में होते हैं, ठीक है, तो 26 आपके क्या हो जाते हैं बेटा रेड कार्ड हो जाते हैं, और 26 की बात करूं तो 26 की बात करूं तो क्या हो जाता है ब्लैक हो जाते हैं, तो ये 26 तो इसमें इंक्लूड हो गए, किसमें, रेड में, और का मतलब है दोनों चीजें लेनी है हमें, रेड वाले भी लेने और किंग वाले भी लेने, ठीक है, तो इसमें एक किंग होता है, इसमें एक किंग होता है और इसमें एक किंग होता है, तो ये दोनों जो किंग है 26 कार्ड में तो इंक्लूड हो गए ना। अब जो 2 किंग बचे वो किसके बेटा, इसके, इन दोनों के भी 2 किंग बचेंगे, तो इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे 2 किंग एक्स्ट्रा ले लिया। 4 मत लेना, बच्चे यही गलती करे, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि 4 नहीं लेना, क्योंकि 2 तो इसमें इंक्लूड हो गए ना 26 वाले में, तो 2 उसके बचे, सिर्फ इसलिए हमने क्या लिया 2 और एक्स्ट्रा ले लिया। अगर मान लो इन केस यहाँ पे एंड वर्ड लिखा हो, अगर एंड वर्ड लिखा होता है रेड एंड अ किंग, तो हम क्या करते, जो किंग वाले जो रेड कलर के है ना सर, वही आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे 2/52 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, मतलब सिर्फ इन दोनों में क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, जो रेड भी हो और जो किंग भी हो, तो सिर्फ ऐसे कार्ड कौन से, 2 ही तो कार्ड है ना, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थी आपका प्रोबेबिलिटी, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, है ना, तो जो हमने सॉल्व कर लिया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, देखो भाई ये आ चुका है आपका आंसर। अब है नेक्स्ट बेटा आपका, एन एरोप्लेन फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन एट अ हाइट ऑफ, एक प्लेन है जो कि फिक्स्ड हाइट पे उड़ रहा है, जो कि हाइट क्या है बेटा आपकी 1500√3, यहाँ पे हाइट दे रखी है आपके 1500√3 हाइट दे रखी है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है भाई 60 डिग्री हम बना देते हैं, क्लियर है। अब बोल रखा है आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड बाद बोल रखा है द एंगल ऑफ मेजरमेंट एरोप्लेन बिकम 30 डिग्री, अब 15 सेकेंड बाद उसका जो एंगल है अब क्या हो गया बेटा 30 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री आपका एंगल हो गया, ठीक है, ये 15 सेकेंड इसका टाइम दे रखा है। अब आगे बोल रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, टाइम हमें दे रखा है, ठीक है, अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला मालूम करूं आपसे तो क्या होता है बेटा आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो टाइम आप सभी लोगों को पता है, बस हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे A B C D और E, किसका डिस्टेंस निकालना है, A B बोल लो या क्या बोल लो बेटा C D बोल लो, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, टाइम ऑलरेडी गिवन है, हम क्या कर देंगे इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब देखो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, तो मतलब AD 15√3 है, तो मतलब BC भी क्या हो जाएगा बेटा 15√3 हो जाएगा, है ना, ये तो इजी है। अब जितने भी ट्राइंगल ले रखे हैं उन सबको पकड़ लो और आंसर आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कौन से ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल AED की, इन ट्राइंगल AED की, बहुत ध्यान से सुनते रहना यार, ठीक है, इन ट्राइंगल AED की बात कर रही हूँ, जो हमारा एंगल है वो कितना है आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की बात कर लो, और क्या है ये हमारी AD है और क्या है ED है, ठीक है, AD और ED की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, या एक काम भी कर सकते हो, इसको X मान लो, इसको क्या मान लो Y मान लो, ठीक है, तो लिखने से बच जाओगे बड़ी बड़ी चीजें। अब क्या करेंगे हम लेने वाले 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा बेस हो जाएगा, और ये हो गया हमारा √3, परपेंडिकुलर आपका कितना है 500√3, और बेस आपकी क्या है बेटा x है, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, अपॉन में √3 आ गया, √3 से √3 कर गया, और x की वैल्यू बेटा आपकी कितने आ गई 1500 आ गई, x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए y, है ना। अब मैं ट्राइंगल लेने वाली हूँ कौन सा EBC, इन ट्राइंगल EBC, जैसे कि मैंने बोला था जितने भी ट्राइंगल नजर आए ना, हमेशा 2 ही नजर आएंगे दोस्तों, तो दोनों ही ट्राइंगल को पकड़ लो। अब क्या करने वाले, अब ध्यान रखना जो हमारी बेस होने वाली है ना, बेस अब की बारी पूरी होगी, कौन सी होगी मैम x + y होने वाली है, ठीक है, तो आपका एंगल जो बन रहा है वो 1030 बन रहा है, और आपके पास परपेंडिकुलर है फिर से वो 1500√3, x बेटा आपके पास x + y है, ठीक है, अभी x की वैल्यू पुट कर देंगे, अभी नहीं पुट करनी है। 1030 हमें पता है 1/√3 होता है, पहले आगे पीछे कर दो तो ताकि इजी हो जाए आपकी कैलकुलेशन, है ना, ये आ जाएगा x + y। अब इधर उधर शफल करो, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हमें ऊपर जाके डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, इस तरह से आपके पास कुछ आ चुका है, ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका x + y,
वहां आपका चल रहा है 1500। देखो ध्यान से, √3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मैम, तो 3 कर दो। और x की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है क्या है मैम, ये है आपके 1500, ये आ जाएगी आपकी 1500। ये प्लस में y चल रहा है और ये आ जाएगा आपका 45, ठीक है। ये प्लस का 1500 उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा। जब माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ चुका है आप सभी लोगों का, कितना आ गया मैम, 3000 आ गया, है ना। तो आप सभी लोगों को क्या यही चाहिए था, CD मतलब AB, है ना। डिस्टेंस आपको मिल चुका है, ठीक है, और मीटर में चल रहा है तो हम मीटर भी यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं AB भी आ चुका है आपके पास। आप क्या लगाएंगे बेटा, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका 3000 है और टाइम बेटा आपका क्या है, 15 है। काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 200 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें मीटर दे रखा है और टाइम कितना दे रखा था, सेकेंड्स में दे रखा, तो इसलिए 15 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। क्लियर हो गई, सिंपल सी चीज, फिगर बनाया, सॉल्व करा एंड आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम अपना। 1500 मीटर आ चुका है, ठीक है। तो ये आप 200 मीटर पर सेकेंड आया ना हमारा भी आंसर, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है बेटा आपका 35 क्वेश्चन, जो कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। अब देखते हैं बेटा, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जो कि किसकी शेप है बेटा, कोन की शेप में है, एंड स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है बेटा, वो हेमिस्फीयर के ऊपर। देखो देखो देखो, हेमिस्फीयर है बेटा आपका ये, एंड इसके ऊपर क्या स्टैंड कर रहा है, कोन स्टैंड कर रहा है इस तरह से। अब बोल रखा है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसकी जो दोनों की रेडियस है बेटा वो कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ वन कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। बोल रखा है कि जो हाइट ऑफ कोन है वो किसके इक्वल है, रेडियस के ही इक्वल है। अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ कोन की, तो वो बेटा क्या है, 2 सेंटीमीटर, और हमें मालूम है कि जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही बेटा उसकी क्या होती है, हाइट भी होती है। तो मतलब हमें ये क्लैरिटी आ गई कि हेमिस्फीयर की भी हाइट कितनी होने वाली, 2 सेंटीमीटर, और कोन की भी हाइट कितनी होने वाली बेटा, 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, 2 सेंटीमीटर हो चुकी है ना। सिंपल सी चीज। अब यार हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ये आपके पास 2 सेंटीमीटर और ये भी बेटा आपके पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वो मेन थिंग है, फाइंड द वॉल्यूम एट सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम भी निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है। चलो भाई काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 सॉलिड है, एक कोन है और एक क्या है, हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों का वॉल्यूम जुड़ने वाला है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मैम, है ना। तो दोनों का क्या कर दोगे, वॉल्यूम लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो क्या होता है बेटा आपके पास 1/3 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो 2/3 πr का क्यूब हो जाएगा। एक काम भी कर सकते हो कि पाई की वैल्यू अगर ना भी रखो तो चल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप रख दो, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो आप पाई को ऐसे भी रहने दे सकते हैं, मार्क्स आपके नहीं कटने वाले। क्लियर है। तो मैं क्या काम करने वाली हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन नजर आ रहा है बेटा, 1/3 एंड पाई कॉमन नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 1/3 पाई को कॉमन निकालें। यहाँ बचा बेटा आपके पास r² इंटू मैथ, और यहाँ बचा बेटा आपके पास r का क्यूब। क्लियर है, ये निकाल लिया। अब देखो 1/3 पाई एज इट इज, r की वैल्यू आपके पास 2 का स्क्वायर और h की वैल्यू बेटा आपके पास 2, r का क्यूब बेटा आपके पास 2 का क्यूब, 1/3 पाई, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, और 8 का क्यूब फिर से हमें पता है कितना होता है आपका 8 ही होता है ना। 8 और 8 बेटा आपके पास कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ये आ चुका है आपका 16/3 पाई। क्लियर है। तो ये आ चुका है आपका आंसर, एंड देख लेते हैं। और ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा बेटा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। चेकआउट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई है मैम, हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई नहीं करी है बेटा। यहाँ देखो 2 भी तो चल रहा है, 2 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे नहीं करी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 2 जा 16। यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो कर दो इसको सॉल्व, 1/3 8 2 16, है ना। तो ये और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 14
और ये आ गया 24, है ना, काटोगे तो ये आपके पास आ गया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बस हमने क्या नहीं करा, 1/3 तो हमने कॉमन निकाला था, लेकिन इसका 2 भी तो रह रहा था ना, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है आपके पास, और ये आ रहा है बेटा आपका 8 पाई सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं अपने सरफेस एरिया पे, जो कि आपका किसका निकालना है, सरफेस एरिया दोनों का ही निकालना है सॉलिड का। चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो हमारे पास 2 सॉलिड है, एक क्या है बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्या है, कोन है, और प्लस बेटा क्या है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो पाई आर एल हो जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो बेटा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना। तो पुट कर देते हैं, पाई रहने दो, ठीक है, आर बेटा 2 है, और एल हमें पता है कैसे निकलती है बेटा, एल कैसे निकलती है, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, वो भी किसमें अंडर, ठीक है। तो आर भी हमें मालूम बेटा 2 का स्क्वायर है, और एच भी हमें मालूम है 2 का स्क्वायर, सभी 2 है। यहाँ बचा बेटा 2 और आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा 2, ये हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, और 4 मतलब 4 और 4 8, ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब। ये आ गया पाई। जब बेटा इसको हम खोलेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2, है ना, और ये आ जाएगा आपका 8। क्लियर। चलो इस तरह से आ गया आपका, इसको पाई को अंदर ले जाओ और ये आपका आंसर आ जाएगा 4√2 पाई प्लस में 8 पाई, और ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना कि वॉल्यूम जो है वो क्यूब में आती है, एंड अगर आपका सरफेस एरिया हो तो वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलो भाई आंसर चेक कर लेते एक बार कितना आ रहा है, और यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। बस उन्होंने क्या करा है, कॉमन निकाल लिया है। क्या कॉमन निकाल लिया, मैं 4 कॉमन निकाल लिया, इतना भी छोड़ दोगे बेटा चल जाएगा। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका क्या, हमारा सेक्शन नंबर डी।